हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। आज हम सब बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। इससे पहले के वीडियो को आप देख सकते हैं इसी चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पार्ट 1 वीडियो अपलोड किए गए हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। तो सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस एरिया, ठीक है, is the number of magnetic line of force passes through it perpendicularly या नॉर्मली, है ना, परपेंडिकुलरली। तो यहां मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन किया गया है। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस एरिया इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू इट परपेंडिकुलरली, है ना। किसी भी सरफेस पे जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास करता है नॉर्मली या परपेंडिकुलरली, वो मैग्नेटिक फ्लक्स में आता है। पर क्या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स सिर्फ नॉर्मली पास करेगा किसी सरफेस को? इसी को देखना है हम लोगों को। इसको मेजर कैसे करते हैं? मेजर करने से पहले इसको पहले डिफाइन आपने किया है ना। और एक बात, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से डिनोट किया जाता है, फाई से भी या फाई बी से भी। बी स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो हम लोग फाई बी से इसको डिनोट करेंगे, है ना। सो इट कैन बी मेजर्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड द एरिया, सरफेस एरिया, है ना। कुछ भी आप ले सकते हैं। कंसिडर करें कि ये एक सरफेस एरिया है, ठीक है। ये एक एरिया है, सरफेस है जिसका एरिया है ए, है ना, जिसका एरिया है ए। और इससे होकर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो फाई बी हो जाएगा, ठीक है, बी ए या ए बी, दोनों के प्रोडक्ट से मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला जा सकता है। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलरली पास कर रहा है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सरफेस पर, ठीक है। क्या हो अगर परपेंडिकुलर पास ना करे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास ना करे, तब क्या एक्सप्रेशन यही होगा? उसी को देखना है। तो यहाँ उससे पहले एरिया वेक्टर को समझना पड़ेगा। ये एक सरफेस है जिसका एरिया आपको दिया हुआ है ए, ठीक है। तो इसको आपको अगर एरिया वेक्टर बनाना हो तो एरिया स्केलर होता है। तो एरिया को अगर आपको वेक्टर बनाना है तो जो एरिया मैग्नीट्यूड आपको दिया रहता है उसमें आपको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन ही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो जाता है। तो ये यूनिट वेक्टर यहाँ दिया गया है m, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और ये पूरा सेटअप आपका हो गया एरिया वेक्टर a, ठीक है ना। अब इसमें आप कंसीडर करें कि मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक फील्ड कैसे पास कर रहा है? थीटा एंगल से पास कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये तो वेक्टर है। तब क्या होगा, ठीक है, तब क्या होगा? आपको लेना है परपेंडिकुलर। यहाँ डेफिनेशन में जैसा दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा पास करना चाहिए? नॉर्मली या परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर, नॉर्मली या परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो परपेंडिकुलर वाला लाइन कौन सा हो जाएगा? ये है आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, एंगल ये हो गया, तो ऑब्वियसली बेस ये हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ जब आप ड्रॉ करते एक नॉर्मल, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आपका बेस हो जाता। तो ये सेक्शन आपका हो जाता बी कॉस थीटा, है ना।
और फाई आपको पता है, अभी बताया गया, फाई को आपको क्या लिया जाता है, जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहे हैं। तो अभी जो पास कर रहा है वो क्या है, वो है बी कॉस थीटा, ठीक है। साथ में एरिया, ठीक है, तो इसका एरिया क्या है, इसका एरिया ए है। तो इसको आप क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे बी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। और आपको पता है बी ए कॉस थीटा को डॉट प्रोडक्ट में कैसे लिखा जाता है, बी डॉट ए। तो यहाँ जो बी है वो ये है, ये तो ऑलरेडी वेक्टर है, ए है एरिया वेक्टर जो यहाँ बताया गया है, जिसका डायरेक्शन वही है जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है। सो फ्लक्स हम सब ने कैलकुलेट कर लिया। फ्लक्स का जो मेन फार्मूला होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मेन फार्मूला होगा वो क्या होगा, बी डॉट ए, बी डॉट ए, ठीक है, और बी डॉट ए कॉस थीटा, ठीक है, बी ए कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट को फॉलो कर रहा है, मतलब ये ऑब्वियसली स्केलर है, स्केलर है। स्केलर इसलिए है क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट यूज हो रहा है, वर्क भी इसी तरह से स्केलर होता है, ठीक है। स्केलर है, इसका यूनिट क्या होगा, स्केलर तो हो गया एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इसका वेबर होता है, ठीक है, वेबर। वेबर को डब्ल्यू बी से डिनोट करते हैं, सारा स्मॉल होगा, ठीक है, वेबर। और 1 वेबर क्या होगा, सो इसका एसआई यूनिट वेबर है। 1 वेबर किसके बराबर होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया टेस्ला, है ना, टेस्ला, 1 टेस्ला इंटू ए हो गया एरिया, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। सो 1 वेबर इज इक्वल्स टू 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर, या वेबर इज इक्वल्स टू टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट आप लिख सकते हैं वेबर, और वेबर के बराबर क्या हो सकता है, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो टेस्ला है जिसका यूनिट, उसका एक दूसरा फॉर्मूला मिल गया, टेस्ला इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ये पूछता है कई बार, वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो 1 टेस्ला को डिफाइन आप कर सकते हैं 1 वेबर का फ्लक्स पर यूनिट पास करे, है ना, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला होगा। पर 1 वेबर को डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन 1 वेबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन करना है। सो यहां से डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स इज सेड टू बी 1 वेबर इफ 1 टेस्ला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एग्जिस्ट इन अ एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मैग्नेटिक flux is said to be 1 वेबर, 1 वेबर, ये कैपिटल में होगा, है ना, सिंबल कैपिटल होता है, लिखा जाता है यहाँ से स्मॉल में, नाम हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है जब यूनिट की तरह यूज हो रहा हो। मैग्नेटिक फ्लक्स इज सेड टू बी 1 वेबर इफ 1 टेस्ला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्ट on an area of 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर अगर वो 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है तो वहाँ पर फ्लक्स कितना होगा, 1 वेबर होगा। सो ये एसआई यूनिट हो गया, डिफाइन भी हम सब ने कर लिया। और इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा वो देखना है। तो सीजीएस यूनिट होता है मैक्सवेल, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट होता है मैक्सवेल, एम एक्स, है ना, कैपिटल एम स्मॉल एक्स, मैक्सवेल। दोनों में रिलेशन क्या है वो भी देखना होगा। सो 1 वेबर 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल होता है, 1 वेबर 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। ये दोनों के बीच में रिलेशन हो गया। डायमेंशन फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डायमेंशन कैसे कैलकुलेट होगा, एकदम इसी से कैलकुलेट हो जाएगा डायमेंशन। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन पता है तो आप ये भी डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायमेंशन हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है, m L0 T-2 A-1, ठीक है। ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। साथ में एरिया का क्या हो जाएगा, एरिया का हो जाएगा L स्क्वायर। तो ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स का m L² T-2 A-1, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का हो गया।
अब मैग्नेटिक फ्लक्स को हम सब ने डिफाइन कर लिया, इसका फॉर्मूला भी अचीव कर लिया। अब दो तरह का इसमें पूछा जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, उसको भी हम सब समझेंगे, है ना। आई होप कि आप ये लिख चुके होंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स दो तरीके से हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स और नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में एंगल का अंतर है, ठीक है ना, एंगल का अंतर। थीटा किसके बीच में एंगल था? एंगल था मैग्नेटिक फील्ड और यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल। पॉजिटिव तब होगा जब यूनिट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही हो। ये यूनिट वेक्टर हो गया, एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन वही है, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का एक ही डायरेक्शन है। तो यहाँ क्या हो जाता, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं आप, बी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ थीटा क्या हो जाता, थीटा हो जाता 0 डिग्री। ये दोनों सेम है, पैरेलल है ना। सो ये आपको बी ए मिल जाता, ये पॉजिटिव वैल्यू मिलता आपको, ये आपको मिल जाता पॉजिटिव वैल्यू, फ्लक्स का पॉजिटिव वैल्यू। नेगेटिव कब होगा, ये एरिया है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लिया जाए कि इधर है, और एरिया वेक्टर इधर है ना, अपोजिट यूनिट वेक्टर इधर है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। सो फ्लक्स क्या हो जाएगा यहाँ, फ्लक्स बी ए कॉस 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होता है -1, सो नेगेटिव बी ए। सो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ हो गया नेगेटिव में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है। सो पॉजिटिव तब होगा जब यूनिट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो, और जब मैग्नेटिक फील्ड और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो तो वो एंटी पैरेलल होता है, उस केस में नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव फ्लक्स हो गया। आई होप कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंज लॉ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।